Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में CBCS 5th सेमेस्टर का जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी उसका सीरीज़ कंटिन्यू हो रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी 5 वीडियोस अपलोड हो चुका है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 6 ऑफ दिस मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज़. सो आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोस चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक देम आउट फ्रॉम द आई बटन. सो प्रीवियस वीडियोस चेक करने के बाद ही आप ये वीडियो चेकआउट करें, तभी जाके आपको कोरिलेशन समझ में आएगा. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली नया कंटेंट्स, अच्छा कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में. आप लोग का सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है इस चैनल के लिए, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग. सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डायटोमिक, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए स्पेक्ट्रम, रोटेशनल स्पेक्ट्रम कैसे होता है, उसका एनर्जी लेवल्स कैसा होता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. सो आज हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. सो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो एनर्जी लेवल्स जो कि आसपास होता है, मतलब इमीडिएट नेबर्स जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, उनके बीच में जब ट्रांजिशन होता है तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम कैसा होता है और उस ट्रांजिशनल एनर्जी का वेव नंबर कैसा होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. सो हम लोगों ने यही डिस्कस किया है कि जब एक मॉलिक्यूल रोटेशनल एनर्जी लेवल जैसे कि 0 से रोटेशनल एनर्जी लेवल 1 में ट्रांजिशन कर रहा है या फिर रोटेशनल एनर्जी लेवल 1 से 2 में ट्रांजिशन कर रहा है या फिर 2 से 3 में ट्रांजिशन कर रहा है, मतलब हम लोग इमीडिएट नेबर्स जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है उनमें ही एनर्जी ट्रांजिशंस के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे. तो हम लोगों ने ये डिस्कस नहीं किया था कि जब एक मॉलिक्यूल रोटेशनल एनर्जी लेवल 0 से रोटेशनल एनर्जी लेवल 2 में जाता है तो कैसा होता है स्पेक्ट्रम, या फिर रोटेशनल एनर्जी लेवल 0 से अगर रोटेशनल एनर्जी लेवल 3 में जाता है तो कैसा होता है स्पेक्ट्रम. इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था. तो यहाँ पे आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन रूल. सो सिलेक्शन रूल जो है दैट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन. सो स्क्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व करके जब हम लोग रोटेशनल एनर्जी लेवल्स का एनर्जी निकालते हैं तो तब हम लोग को ये मिलता है कि ट्रांजिशन इज़ ओनली पॉसिबल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नेबर्स, दो इमीडिएट नेबर्स या फिर इमीडिएट आसपास वाले जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है उनके बीच में ही ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है टू ऑब्जर्व रोटेशनल स्पेक्ट्रम, और ये हम लोग को मिला है फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन. अदर देन दैट ऑल अदर ट्रांजिशंस आर स्पेक्ट्रोस्कोपिकली फॉरबिडन. स्पेक्ट्रोस्कोपिकली फॉरबिडन मतलब अगर इमीडिएट नेबर्स के बीच में ट्रांजिशन नहीं हो रहा है देन these transitions will not result to any rotational spectra, so they are spectroscopically forbidden. इसका मतलब ये है कि for a rigid diatomic molecule, और क्योंकि हम लोग यहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस कर रहे हैं सो वी कैन से रिजिड डायटोमिक रोटर और रिजिड डायटोमिक रोटेटर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं. सो इस सिस्टम को हम लोग रोटर या फिर रोटेटर के नाम से भी बुला सकते हैं. सो इन रिजिड डायटोमिक रोटर और इन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द सिलेक्शन रूल इज़, this is the selection rule, that is change in the rotational quantum number should be equal to ±1. इसका मतलब ये है कि
कोई दो इमीडिएट नेबर्स के बीच में ही ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है, आइदर j इक्वल्स टू 0 टू j इक्वल्स टू 1 या फिर j इक्वल्स टू 1 टू j इक्वल्स टू 0, दोनों ही पॉसिबल हो सकता है, वाइस वर्सा, या फिर 1 टू 2, 2 टू 1 या फिर 2 टू 3, 3 टू 2, ऐसा इमीडिएट नेबर्स के बीच में ही ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकता है। सो अगर j इक्वल्स टू 0 टू j इक्वल्स टू 1 हो तो डेल्टा j हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 0 दैट इज़ +1। अगर j इक्वल्स टू 1 लेवल से j इक्वल्स टू 0 लेवल में जाए तब डेल्टा j हम लोग निकालेंगे j फाइनल माइनस j इनिशियल, तो j फाइनल क्या होगा, 0 हो जाएगा तब, और j इनिशियल हो जाएगा 1, सो तब हो जाएगा ये -1। तो यहाँ पे j इक्वल्स टू 0 टू j इक्वल्स टू 1 हो या फिर j इक्वल्स टू 1 टू j इक्वल्स टू 0 हो, दोनों ही केस में ये सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है, सो ये वाला ट्रांजिशन पॉसिबल है। स्पेक्ट्रोस्कोपिकली दिस इज़ नॉट फॉरबिडन। सिमिलरली इसके केस में भी j इक्वल्स टू 1 टू j इक्वल्स टू 2 या फिर j इक्वल्स टू 2 टू j इक्वल्स टू 1, इसके केस में भी हम लोग अगर निकालें तो डेल्टा j इक्वल्स टू +1 या फिर -1 ही आएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल एंड दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो दिस इज़ द सिलेक्शन रूल फॉर रिजिड डायटोमिक रोटेटर। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर ए rigid diatomic molecule to be rotationally active, मतलब रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करने के लिए for a rigid diatomic molecule it has to fulfill one important criteria. And what is this criteria? The criteria is the molecule should be heteronuclear or asymmetric. सो मॉलिक्यूल को हेटेरोन्यूक्लियर या फिर एसिमेट्रिक होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाइज दैट द मॉलिक्यूल should have a permanent dipole moment. So this is the most important criteria for a rigid diatomic molecule to be rotationally active. So dipole moment अगर 0 हो जाए तो ये rotationally active नहीं होगा. The dipole moment should be non-zero for a rigid diatomic molecule to be rotationally active. For example, HCl, कार्बन मोनोक्साइड, ये सब रोटेशनल स्पेक्ट्रम शो कर सकते हैं, बट homonuclear diatomic molecules like N2, O2, these cannot show rotational spectrum because यहाँ पे permanent dipole moment नहीं है, mu is equals to 0. Now let us talk about intensity of spectral lines. So हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि जब कोई मॉलिक्यूल रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, दो इमीडिएट रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन करेंगे, मतलब जब डेल्टा जे विल बी इक्वल्स टू +-1, तब हम लोग को रोटेशनल स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। इतना तक तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ये डिस्कस नहीं किया है कि वो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा हम लोग को देखने को मिलेगा, सो हर एक स्पेक्ट्रल लाइन उनका इंटेंसिटी क्या सेम होगा या फिर अलग अलग होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। मतलब j इक्वल्स टू 0 टू j इक्वल्स टू 1 जो हो रहा है, दैट विल बी मोर इंटेंस और लेस इंटेंस और इक्वली इंटेंस देन j इक्वल्स टू 1 टू j इक्वल्स टू 2। सो ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? सो दिस डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच ऑफ द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। सो पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? उसके लिए हम लोग 1 by 1 दो फैक्टर्स है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल,
पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो है वो डिपेंड करता है अपॉन द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेरियस एनर्जी लेवल्स। सो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो लोएस्ट रोटेशनल एनर्जी लेवल होता है दैट इज़ J इक्वल्स टू 0, उसमें कोई रोटेशन ही नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है J इक्वल्स टू 0 एनर्जी लेवल में दिस इज N0। ओके, सो इन एनी अदर हायर स्टेट हैविंग रोटेशनल क्वांटम नंबर J, the population will be N suffix J. Let us consider. So according to Boltzmann distribution, number of molecules in any level J with respect to number of molecules in the lowest energy level, lowest rotational energy level, that is 0, is given as exponential minus energy of the molecule in that energy level having rotational quantum number J divided by Kb into T, where Kb is the Boltzmann constant and T is the temperature in kelvins. And अगर हम लोग इस एनर्जी वैल्यू को एक्सपांड करें तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था दिस EJ इज इक्वल्स टू BHC J into J plus 1 divided by Kb into T. This EJ is the energy expression in joules. Okay. So for example हम लोग निकाल के देखते हैं for an idea कि first rotational energy level that is J equals to 1 में with respect to J equals to 0 कितना होता है this रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो हम लोग निकाल के देखते हैं। सो फॉर N1 बाय N0 दिस विल बी एक्सपोनेंशियल B, let us consider a typical value of 2H 6.626 into 10 to the power minus 34 joule seconds. Velocity of light 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। J यहाँ पे 1 है और 1 + 1 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय KBT दैट इज़ 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल्स पर केल्विन। और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये रूम टेम्परेचर में हो रहा है दैट इज़ टेम्परेचर इज़ 300 केल्विन। सो यहाँ पे जो यूनिट्स है वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेकेंड एंड सेकेंड इनवर्स, जूल जूल, केल्विन इनवर्स एंड केल्विन। बी जो है वो हम लोगों ने कंसिडर किया है 2 सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पे ये सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें तो ये मीटर इनवर्स और ये मीटर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और फाइनली कैलकुलेट करने के बाद जो हम लोग को मिलेगा वैल्यू दैट इज़ एक्सपोनेंशियल माइनस 0.019 दैट विल बी ऑलमोस्ट अराउंड 0.98। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं, ये जस्ट एक आइडिया के लिए है, ये मैंने निकाला है फॉर हैविंग एन आइडिया कि कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है इन रोटेशनल एनर्जी लेवल 1 दैट इज़ इन द फर्स्ट रोटेशनल एनर्जी लेवल विथ रेस्पेक्ट टू द लोएस्ट ग्राउंड रोटेशनल एनर्जी लेवल एंड दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1। मतलब मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स reside in the rotational energy level having the quantum value of 1, that is most of the molecule जो रहता है वो J equals to 1 level में ही रहते हैं। So most of the molecules reside in J equals to 1 state when they are at equilibrium. Now let us discuss about the second factor, and the second factor is called degeneracy.
सो डीजेनरेसी हो सकता है इन द एनर्जी स्टेट्स, इन द एनर्जी लेवल्स. सो व्हाट इज डीजेनरेसी? डीजेनरेसी इज द पॉसिबिलिटी ऑफ existence of two or more energy states with the exact same energy. सो अगर एग्जैक्टली सेम एनर्जी वैल्यू का दो या फिर दो से ज़्यादा एनर्जी लेवल्स रहे, तब हम लोग बोलते हैं कि वो एनर्जी लेवल्स क्या है, डीजेनरेट है. सो ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो है वो डीजेनरेट भी हो सकते हैं. मतलब हम लोगों ने जो कंसिडर किया था पहले कि J इक्वल्स टू 0 में एक ही लेवल है और J इक्वल्स टू 1 लेवल में एक ही एनर्जी लेवल है, J इक्वल्स टू 2 क्वांटम नंबर का एक ही एनर्जी लेवल है, ऐसा नहीं भी हो सकता है. मे बी J इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग एक से ज़्यादा 2, 3, 4 एनर्जी लेवल भी हो सकता है. सो वी हैव टू कंसिडर दैट पॉसिबिलिटी. सो ये सब कंसिडर करके it was seen that in general each energy level is 2J plus 1 fold degenerate. इसका मतलब क्या है कि हर एक एनर्जी लेवल जो है they have 2J plus 1 number of energy levels which have the exactly same energies. मतलब हर एक क्वांटम नंबर J के लिए there will be 2J plus 1 number of energy levels which have the exactly same energies. So ये सब कुछ कंसिडर करने के बाद ये निकाला गया था कि the relative population of the molecules at an energy level J with energy EJ is given as population is given as proportional to 2J plus 1 multiplied with the Boltzmann distribution, that is exponential minus EJ by KBT. सो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ रहा है क्योंकि EJ इज़ गिवन एज BHC J इंटू J प्लस 1. सो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जितना J का वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, ये तो इंक्रीज़ करेगा फर्स्ट टर्म नो डाउट, लेकिन जितना J का वैल्यू बढ़ता जाएगा अल्टीमेटली दिस एक्सपोनेंशियल फैक्टर विल डोमिनेट, और इसके आगे एक माइनस साइन है तो ये घटता जाएगा. तो जितना J का वैल्यू बढ़ता जाएगा ये इतना घटता जाएगा. जितना B का वैल्यू बढ़ेगा ये इस एक्सपोनेंशियल पार्ट का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा. यहाँ पे माइनस साइन है तो ये पॉपुलेशन जो है वो घटता जाएगा. सो लेट अस सी द कर्व्स. सो इफ़ वी ड्रॉ ए प्लॉट ऑफ द पॉपुलेशन that is 2J plus 1 exponential minus EJ by KBT against the rotational quantum number J, तो हम लोग को कुछ ऐसा कर्व मिलेगा. ओके, दिस विल बी द मैक्सिमम पॉपुलेशन और द मैक्सिमम पॉपुलेशन विल बी एट द रोटेशनल क्वांटम नंबर वैल्यू J of this root over KBT by 2HCB minus half. तो ये वैल्यू में, ये रोटेशनल क्वांटम नंबर वैल्यू में हम लोग को मैक्सिमम पॉपुलेशन देखने को मिलेगा. ओके, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. बहुत टाइम ये पूछा जाता है इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऑल्सो. सो मान लेते हैं यहाँ पे और एक प्लॉट है
ठीक है। और मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज़ दिया है बी का, एक है 5 सेंटीमीटर इन्वर्स और एक है 10 सेंटीमीटर इन्वर्स। तो हमें बताना है कि कौन सा बी वैल्यू कौन से प्लॉट के साथ कॉरस्पॉन्ड करता है। तो आप ये वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और पॉज करके आप सोच सकते हैं पहले कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट जितना हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है आप ये आंसर निकाल सकते हैं सोच के। फिर ये वीडियो प्ले करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरे आंसर के साथ, मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपका आंसर मैच हुआ है या नहीं। ऐसे करने से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि जितना बी का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एक्सपोनेंशियल पार्ट का वैल्यू होगा, और एक्सपोनेंशियल पार्ट में माइनस साइन है तो उतना जल्दी डीके होगा ऑफ द एक्सपोनेंशियल कर्व और पॉपुलेशन उतना जल्दी घटेगा। तो इन दोनों प्लॉट में हम लोग देख सकते हैं कि ब्लू वाला जो प्लॉट है उसमें जल्दी डीके हो रहा है, यहाँ पे जल्दी डीके हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा फार अवे प्लेस एट ए फार अवे पॉइंट डीके हो रहा है। पिंक वाले कर्व में थोड़ा देर बाद डीके होना स्टार्ट होता है, ब्लू वाला कर्व में थोड़ा जल्दी डीके होना स्टार्ट होता है। दिस कर्व दैट इज़ द ब्लू कर्व विल हैव हायर वैल्यू ऑफ बी। इस वाले प्लॉट के लिए बी का वैल्यू होगा 10 सेंटीमीटर इनवर्स और इस वाले प्लॉट के लिए बी का वैल्यू होगा 5 सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड दीज आर वेरी बेसिक एंड क्रूशियल फॉर दिस रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ रिजिड डायटोमिक रोटर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। और आप लोगों को अगर इन वीडियोस का कंटेंट्स अच्छा लगे देन प्लीज़ मेक श्योर टू subscribe to the channel and share the videos among your friends and support our channel। आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।